अपने मकान के दूसरे हिस्से में भारी हलचल देखकर प्रियंका हैरानी में पड़ गई थी। वो सोचने लगी कि आखिर इतने लोगों का आना जाना क्यों हो रहा है। जेठ जी कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए या फिर जेठानी बाथरूम में फिसल कर गिर तो नहीं गई। कुछ देर बाद जेठानी की नौकरानी जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, प्रियंका ने इशारे से उसे अपनी तरफ बुला लिया। चूँकि देवरानी और जेठानी में मनमुटाव चल रहा था, इसलिए जेठानी की नौकरानी इस ओर आते हुए डरती थी, पर फिर भी चुपके से वो उसके घर चली गई। प्रियंका ने चाय का गिलास नौकरानी को पकड़ाते हुए कहा, थोड़ी देर बैठकर कमर सीधी कर ले। चाय से भरा गिलास देखकर नौकरानी खुश हो उठी और फिर उसने प्रियंका को बहुत अच्छी जानकारी दे दी और यह कहकर उठ गई कि मिठाई लाने में देरी हुई तो घर में डांट पड़ जाएगी। यह जानकर प्रियंका के दिल पर सांप लौटने लगा कि जेठानी की बेटी दीप्ति का रिश्ता अमेरिका प्रवासी इंजीनियर लड़के से पक्का होने जा रहा है। उधर जेठानी का बेटा पहले ही डॉक्टर बन गया था और एक डॉक्टर बहू भी घर में आ गई। अब तो दीप्ति को भी अमेरिका में नौकरी करने वाला इंजीनियर पति मिल गया। इस रिया से जली भुनी प्रियंका पति और पुत्र दोनों को भड़काने लगी। जेठ जेठानी तो शुरू से ही हमारे दुश्मन रहे हैं। इन लोगों ने हमें दिया ही क्या है। ससुर जी की छोड़ी हुई 600 गज की कोठी में से या 100 गज में बना टूटा फूटा नौकर के रहने लायक मकान हमें दे दिया। भास्कर भी भाई से चिढ़ा हुआ था। वह भी मन की भड़ास निकालने लगा। भाभी यह भी तो ताने देती कहती है कि भैया ने अपनी कमाई से हमें दुकान खुलवाई, मेरी बीमारी पर भी खर्चा किया। दुकान में कुछ माल होता तब तो दुकान चलती, खाली बैठे मक्खी तो नहीं मारते। बेटे ने भी आक्रोश उगला। प्रियंका के दिल में यह बात नस्तर बनकर चुभती रहती कि रहन सहन के मामले में हम लोग तो जेठानी के नौकरों के बराबर भी नहीं हैं। जेठ जेठानी से जलन की भावना रखने वाली प्रियंका कभी यह नहीं सोचती कि उसका पति व्यापार करने के तौर तरीके नहीं जानता। मामूली बीमारी में भी दुकान छोड़कर घर में पड़ा रहता है। बच्चे इंटर से आगे नहीं बढ़ पाए। दोनों बेटियों का रंग काला और शक्ल सूरत भी साधारण थी। ना शक्ल, ना अक्ल और ना दहेज की चाशनी में पगी सुघड़ता संपन्नता। तो अच्छे रिश्ते कहाँ से मिले। प्रियंका को सारा दोष जेठ जेठानी का ही नजर आता, अपना नहीं। थोड़ी देर में जेठानी की नौकरानी उसे बुलाने आ गई। प्रियंका को बुरा लगा कि जेठानी खुद क्यों नहीं आई। नौकरानी को भेजकर बुलाने की बला टाल दी, इसीलिए दो टूक शब्दों में कह दिया कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा। कुछ देर बाद जेठ ने खुद उनके घर आकर आने का निमंत्रण दिया तो प्रियंका को मन मारकर हाँ कहनी पड़ी। जेठानी के शानदार ड्राइंग रूम में मखमली सोफों पर बैठे लड़के वालों को देखकर प्रियंका के दिल पर फिर से सांप लौट गया। लड़का तो पूरा अंग्रेज लग रहा है। विदेशी खान पान और रहन सहन अपनाकर खुद भी विदेशी जैसा बन गया है। लड़के के पिता की उंगलियों में चमकती हीरे की अंगूठियां व माँ के गले में पड़ी मोटी सोने की जंजीर प्रियंका के दिल पर छुरियां चलाए जा रही थी। एकाएक जेठानी के स्वर ने प्रियंका का यथार्थ में ला पटका। वह लड़के वालों से उन लोगों का परिचय करा रहे थे। लड़के वालों ने उनकी तरफ हाथ जोड़ दिए तो प्रियंका के परिवार को भी उनका अभिवादन करना पड़ा। जेठ जी कितने चतुर है, लड़के वालों से अपनी असलियत छिपा ली। यह जाहिर नहीं होने दिया कि दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल भी बंद है। माना कि जेठ जी के मन में अब भी अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह का भाव छिपा हुआ है, पर उनकी पत्नी, बेटा और बेटी तो दुश्मनी निभाते हैं। भोजन के बाद लड़के वालों ने दीप्ति की गोद भराई करके विवाह की पहली रस्म संपन्न कर दी। लड़के की मां ने कहा कि मेरा बेटा विशुद्ध भारतीय है, वर्षों विदेश में रहकर भी इसके विचार नहीं बदले।
यह पूरी तरह भारतीय पत्नी चाहता था। इसे लंबी चोटी वाली व सीधे पल्लू वाली दीप्ति बहुत पसंद आई है और अब हम लोग शीघ्र शादी करना चाहते हैं। प्रियंका को अपने घर लौटकर भी शांति नहीं मिली। दीप्ति ने छल कपट करके इतना अच्छा लड़का साधारण विवाह के रूप में हथिया लिया। इस चालबाजी में जेठानी की भूमिका भी रही होगी। उसी ने दीप्ति को सिखा पढ़ाकर लंबी चोटी व सीधा पल्लू कराया होगा। प्रियंका के घर में कई दिन तक यही चर्चा चलती रही कि जीन्स शर्ट पहनकर कंधों तक कटे वालों को झुलाती हुई डिस्को में कमर मटकाती दीप्ति विशुद्ध भारतीय कहाँ से बन गई। एक शाम प्रियंका अपनी बेटी के साथ बाजार में खरीदारी कर रही थी। तभी किसी ने उसको बराबर से पुकारा, आप दीप्ति की चाची हैं ना? प्रियंका ने दीप्ति की होने वाली सास को पहचान लिया और नमस्कार किया। लड़का भी साथ था। वह साड़ियों के डब्बों को कार की डिग्गी में रखवा रहा था। आप हमारे घर चलिए ना, घर पास में है। प्रियंका उन लोगों का आग्रह ठुकरा नहीं पाई। थोड़ी नानुकुर के बाद वह और उसकी बेटी दोनों कार में बैठ गई। लड़के की माँ बहुत खुश थी। उत्साह भरे स्वर में रास्ते भर प्रियंका को वह बताती रही कि उन्होंने दीप्ति के लिए किस प्रकार के आभूषण व साड़ियों की खरीदारी की है। लड़के वालों की भव्य कोठी व कई नौकरों को देख प्रियंका फिर ईर्ष्या से जलने लगी। उसकी बेटी के नसीब में तो कोई सर्वेंट क्वार्टर वाला लड़का ही लिखा होगा। प्रियंका अपने मन के भाव को छिपा नहीं पाई। लड़के की माँ से अपनापन दिखाती हुई बोली, बहन जी, कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठी पड़ जाती है। क्या मतलब? उसके प्रियंका ने जो जहर उगलना शुरू किया तो उगलती ही चली गई। कहते कहते थक जाती तो उसकी बेटी कहना शुरू कर देती, जिसे सुनकर लड़के की माँ शन बैठी थी। क्या कह रही हो बहन? दीप्ति के कई लड़कों से चक्कर चल रहे हैं। वह लड़कों के साथ होटलों में जाती है, शराब पीती है, रात भर घर से बाहर रहती है। अब क्या बताऊं बहन जी, आप ठहरी सीधी सच्ची, आपसे झूठ क्या बोलना। दीप्ति के दुर्गुणों के कारण पहले भी उसका एक जगह से रिश्ता टूट चुका है। प्रियंका की बातों को सुनकर लड़के की माँ भड़क उठी। ऐसी बिगड़ी हुई लड़की से हम अपने बेटे का विवाह नहीं करेंगे। हमारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, सैकड़ों रिश्ते तैयार रखे हैं। लड़के के माँ के मुंह से ये सुनकर प्रियंका का मन प्रसन्न हो उठा। वह यही तो चाहती थी कि दीप्ति का रिश्ता टूट जाए। लोहा गर्म देखकर प्रियंका ने फिर से चोट की। बहन जी, आप मेरी माने तो मैं आपको एक अच्छे संस्कार वाली लड़की दिखाती हूँ। लड़की इतनी सीधी कि बिल्कुल गाय जैसी, जिधर कहोगे उधर चलेगी। हमें तो बहन सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए, पैसे की हमारे पास कमी नहीं है। लड़के की माँ अगले दिन लड़की देखने के लिए तैयार हो गई। एक तीर से दो निशाने लग रहे थे। दीप्ति का रिश्ता भी टूट गया और अपनी गरीब बहन की बेटी के लिए अच्छा घर परिवार भी मिल गया। प्रियंका ने उसी समय अपनी बहन को फ़ोन करके उन लोगों को बेटी सहित अपने घर में बुला लिया। फिर बहन की बेटी को ब्यूटी पार्लर में सजा धजा कर उसने खुद लड़के वालों के घर ले जाकर उसे दिखाया, पर लड़के को लड़की पसंद नहीं आई। प्रियंका अपना समूह लेकर वापस लौट आई। फिर भी प्रियंका का मन संतुष्ट था कि उसके घर शहनाई ना बजी तो जेठानी के घर ही कौन सी बज गई। दीप्ति का रिश्ता टूटने की खुशी भी तो कम नहीं थी। एक दिन दीप्ति रोती हुई उसके घर आई। चाची, तुमने उन लोगों से ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया? प्रियंका पहले तो शून्य जैसी खड़ी रही, फिर आंखें तरेर कर दीप्ति की बात को नकारती हुई बोली, तुम्हारा रिश्ता टूट गया, इसका आरोप तुम मेरे ऊपर क्यों लगा रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उन लोगों से तुम्हारी बातें लगाई है? लेकिन वे लोग तो तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं।
मैं भला उन लोगों को क्या जानूं? प्रियंका दीप्ति को लताड़ती हुई बोली, तुम दोनों माँ बेटी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो। रिश्ता टूटने का आरोप मेरे सिर पर मढ़कर मुझे बदनाम कर रही हो। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी किसी गलती के कारण ही रिश्ता टूटा हो। गलती? कैसी गलती? मेरी बेटी ने आज तक निगाहें उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा तो कोई हरकत या गलती भला क्यों करेगी? दीवार की आड़ में खड़ी जेठानी भी बाहर निकल आई थी। जेठानी की खूंखार नज़रों से घबराकर प्रियंका ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। इस घटना को लेकर दोनों घरों में तनाव की अधिकता बढ़ गई थी। फिर जेठ जी ने अपनी पत्नी को समझाकर मामला रफा दफा कराया। एक रात प्रियंका का बेटा दफ्तर से घर लौटा तो उसके पास 500 के ढेर सारे रुपये के नए नए नोट देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। प्रियंका ने जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और धीमी आवाज़ में रुपयों के बारे में पूछने लगी। बेटे ने भी धीमी आवाज़ में बताया कि आज सेठ जी अपना पर्स दुकान में ही भूल गए थे। भास्कर को बेटे की करतूत नागवार लगी। तूने सेठ जी का पर्स घर में लाकर अच्छा नहीं किया। उन्हें याद आएगा तो वे तेरे ऊपर ही शक करेंगे। तू इन रुपयों को अभी उन्हें वापस करा। आंखें तरेर कर प्रियंका ने पति से कहा, तुम सचमुच के राजा हरिश्चंद्र हो तो बने रहो, हमें सीख देने की ज़रूरत नहीं है। माँ बेटा दोनों देर रात तक रुपयों को देख देख कर खुश होते रहे और रंगीन टेलीविज़न खरीदने के मंसूबे बनाते रहे। सुबह किसी ने घर का दरवाज़ा जोरों से खटखटाया। प्रियंका ने दरवाज़ा खोलने से पहले खिड़की से बाहर देखा तो उसकी सीटी पीटी गुम हो गई। बेटे की दुकान का मालिक कई लोगों के साथ खड़ा था। प्रियंका घबरा कर पति को जगाने लगी। देखो तो यह कौन लोग हैं? बाहर खड़े लोग देरी होते देखकर चिल्लाने लगे थे, दरवाज़ा खोलते क्यों नहीं? मुंह छिपाकर इस तरह कब तक बैठे रहोगे? हम दरवाज़ा तोड़ डालेंगे। शोर सुनकर जेठ जेठानी का पूरा परिवार बाहर निकल आया। उनको बाहर खड़ा देखकर प्रियंका का भी परिवार बाहर निकल आया। आप लोग इस प्रकार से हंगामा क्यों मचा रहे हैं? भास्कर ने साहस करके प्रश्न किया। तुम्हारा लड़का दुकान से रुपये चुरा कर ले आया है। मालिक क्रोध से आग बबूला होकर बोला। सेठ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इसने कोई रुपये नहीं चुराए हैं। प्रियंका घबराहट से काँप रही थी। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सारे लोग जबरदस्ती घर में घुसने लगे। तभी जेठ जी प्रियंका के घर के दरवाजे में अड़कर खड़े हो गए। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। हमारी इज्जत का सवाल है और हमारे रुपये जो इसने चोरी किया है उसका क्या? हम लोग चोर नहीं हैं। हमारे खानदान में किसी ने चोरी नहीं की। नहीं, यह लड़का चोर है। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि इसने चोरी की है? जेठ जी की कड़क आवाज़ के सामने सभी निरुत्तर रह गए थे। तभी जेठ जी का डॉक्टर बेटा सामने आ गया। उसके हाथों में नोटों की गड्डियाँ थी। उसने आक्रोश से बोला, बोलो कितने रुपये थे आपके? जितने थे इसमें से ले जाओ। वे लोग चुपचाप वापस लौट गए। जेठ जी व उनके बेटे के प्रति प्रियंका कृतज्ञता के भार से दब गई थी। अगर जेठ जी साहस नहीं दिखाते तो आज उन सबकी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाती। प्रियंका रोने लगी। लालच में अंधी होकर वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी थी। उसने वे सारे रुपये निकालकर बेटे के मुंह पर दे मारे। ले, दफ़ा हो यहाँ से। चोरी करेगा तो इस घर में नहीं रह पाएगा। मालिक को रुपये लौटाकर माफ़ी मांगकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी। फिर वह जेठ जेठानी के पैरों में गिरकर बोली, आप लोगों ने आज हमारी इज्जत बचा ली। तुम लोगों की इज्जत हमारी इज्जत है। खून तो एक ही है। आपस में मनमुटाव होना अलग बात है, पर बाहर वाले आकर तुम्हें नीचा दिखाएं तो
तो हम कैसे देख सकते हैं? जेठ जी ने कहा। प्रियंका शर्म से पानी पानी हो रही थी। जेठ जी के मन में अभी उन लोगों के प्रति अपनापन है और एक वह है कि उसने जेठ जी के प्रति कितना बड़ा अपराध कर डाला। उफ, क्या वह अपने आप को कभी माफ़ कर सकेगी? प्रियंका मन ही मन घूरती रहती। दीप्ति का कुम्हलाया हुआ चेहरा उसे अंदर तक कचोटता रहता। दीप्ति छोटी थी तो उसका आंचल थामे पूरे घर में घूमती फिरती। माँ से अधिक वह चाची से हिली मिली रहती। अपने बच्चे हो गए तभी प्रियंका दीप्ति को अपनी गोद में बैठाकर खिलाती पिलाती रहती और अब ईर्ष्या की आग में जलकर उसने अपनी उसी प्यारी सी दीप्ति की भावनाओं का गला घोट दिया था। एक दिन प्रियंका के मन में छिपा अपराध बोध सहन शक्ति से बाहर हो गया तो वह दीप्ति को पकड़कर अपने घर में ले आई। उस पर अपनापन जताती हुई बोली, खाना पीना क्यों बंद कर दिया पगली? क्या हालत बना डाली अपनी? लड़कों की कमी है क्या? दीप्ति उसके गोद में गिरकर बच्चों की भांति फूट फूट कर रो पड़ी। चाची, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस दिन आपसे बहुत कुछ गलत बोल गई थी। उन लोगों की बातों पर विश्वास करके मैंने आपको गलत समझ लिया। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ बेटी, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझसे भी गलती हो सकती है। इंसान हूँ ना, फरिश्ता थोड़े ही हूँ। पर प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। पता नहीं इंसानों को क्या हो जाता है, जो कभी अपने होते हैं वे पराये लगने लगते हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए उस विदेशी इंजीनियर से भी अच्छा लड़का ढूंढ निकालूंगी। बस तू खुश रहा कर, वैसे ही जैसे बचपन में रहती थी। मैं तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तैयार करूंगी, ससुराल भेजूंगी। मेरी अच्छी दीप्ति, तू अब भी वही बचपन वाली गुड़िया लगती है। जेठानी छत पर खड़ी होकर देवरानी की बातें सुन रही थी। प्रियंका के शब्दों ने उसके अंदर जादू जैसा काम किया। नीचे उतरकर पति से बोली, झगड़ा तो हम बड़ों के बीच चल रहा है, बच्चे क्यों पीसे? तुम प्रियंका के बेटे के कहीं अच्छी सी नौकरी लगवा दो ना। तुम ठीक कहती हो, प्रियंका की लड़कियां पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती है। एक बिजली सी चलने वाली सिलाई मशीन लाकर उन्हें दे दो। माँ बेटियां सिलाई करके कुछ आर्थिक लाभ उठा लेंगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। इन लोगों का और है ही कौन? प्रियंका ने दीप्ति पर प्यार जताया तो जेठानी के मन में भी उसके बच्चों के प्रति ममता का दरिया उमड़ पड़ा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।